हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पुष्पीय पादपों की आकारिकी या जो एंजियोस्पर्म है या जो फ्लावरिंग प्लांट है उनकी हम मॉर्फोलॉजी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये हमारा चैप्टर है, चैप्टर 5 11th क्लास एनसीईआरटी का ये हमारा 5th चैप्टर है। लास्ट वीडियोज में हमने एनिमल किंगडम कंप्लीट किया था, उसके बाद ये नेक्स्ट चैप्टर है 5। ठीक है, उससे पहले यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर एक साइंटिस्ट हैं, उनका दिया गया है कैथेराइन एसाउ। इनमें ये एक बोटनिस्ट थे, ठीक है, और इनका जन्म हुआ 1898 में। इनका जन्म हुआ यूक्रेन में, ठीक है। और यह एक आपने रूस और जर्मनी में कृषि विज्ञान पर अध्ययन किया और संयुक्त राज्य अमेरिका में 1931 में इन्होंने डायरेक्टेड यानी कि पीएचडी डॉक्टरेट की उपाधि इन्होंने प्राप्त की थी। ठीक है, हमारे लिए इम्पोर्टेंट लाइन है यहाँ पर जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है। आपने अपने प्रारंभिक प्रकाशनों में यह बताया कि कर्ली टॉप वायरस, ठीक है, क्या है कर्ली टॉप वायरस, पौधे में आहार चालन या फ्लोएम ऊतक द्वारा फैलता है। ठीक है, तो हम जो कर्ली टॉप वायरस है इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं यहाँ पर नोट कर लेते हैं। ठीक है, कर्ली टॉप क्या है? एक डिजीज है। कर्ली टॉप डिजीज है जिसमें क्या है कि जो प्लांट है वो उसकी जो लीव्स हैं वो सिकुड़ जाती है और येलोइश हो जाती है, सिकुड़ जाती है। ठीक है, ये एक डिजीज है कर्ली टॉप डिजीज। ये किसके कारण होती है? एक वायरस है कोर्टो वायरस, उसके कारण ये होती है। ठीक है, कोर्टो वायरस के कारण ये डिजीज होती है। ठीक है, अगर हम जो वायरस है इसके बारे में डिस्कशन ले तो इसका जीनस है कोर्ट वायरस, और जो फैमिली है वो है जेमिनी वायरिडी। ठीक है, फैमिली जेमिनी वायरिडी है। जो कोर्ट वायरस है यह है जो जेनेटिक मटेरियल रखता है वो सिंगल स्ट्रैंड डीएनए रखता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल सिंगल स्ट्रैंड डीएनए होता है। और ये किसको इन्फेक्ट करता है? ये फ्लोएम से इन्फेक्ट होता है और जो लीव्स को उनको इन्फेक्ट करता है। ठीक है, तो इसका ट्रांसमिशन किससे होता है? फ्लोएम से इसका ट्रांसमिशन होता है। वो कैसे होता है कि जैसे कोई इंसेक्ट है उसका निम्फ होता है, वो जब किसी फ्लोएम से जो फ्लोएम फ्लूइड है उसको एब्जॉर्ब करता है या चूसता है तो उसके कारण वायरस का जो इन्फेक्शन है वो किस में हो जाता है? प्लांट में हो जाता है और वो प्लांट इन्फेक्टेड हो जाता है। ठीक है, किसको इन्फेक्ट करता है? फ्लोएम को। तो यह हमारे लिए यह लाइन इंपॉर्टेंट है कि कर्ली टॉप वायरस पौधे में आहार चालन या फ्लोएम ऊतक द्वारा फैलता है। किससे ट्रांसमिशन होता है? फ्लोएम से इसका ट्रांसमिशन होता है। तो ये एक अच्छा स्टेटमेंट है और ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट लाइन हमारे लिए बन जाती है। ठीक है, उसके बाद इन्होंने जो बुक प्रकाशन किए या इन्हें बुक पब्लिश किए उनका नाम है, पहला 1954 में इन्होंने प्लांट एनाटॉमी एक जो इनका पब्लिश किया। उसके बाद 1916 में इन्होंने एनाटॉमी ऑफ सीड प्लांट बीज पादपों की शारीरिकी प्रकाशित किया या पब्लिश किया। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है? इसको वेबस्टर ऑफ प्लांट बायोलॉजी एवं एनसाइक्लोपीडिया विश्वकोश के रूप में संदर्भित किया जाता है। किसे? एनाटॉमी ऑफ सीड प्लांट को। ये इनका पब्लिकेशन है। ठीक है, और इनको एक जो है मेडल भी है, इनको अवार्ड मिला 1989 में, नेशनल मेडल ऑफ साइंस का भी प्राप्त किया।
ठीक है। और ये किसने दिया? यूएसए के प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश ने इनको ये मेडल दिया था। ठीक, तो यहाँ पर इनके कुछ जो स्टेटमेंट है ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट था, वो हमने डिस्कस किया। इसके बाद हमारा जो टॉपिक है उस पर आ जाते हैं। आज हमारा इस वीडियो में हम लेने वाले हैं रूट। ठीक है, इस वीडियो में हम मूल है या हम रूट को कंप्लीट करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो यहाँ पे जो स्टेटमेंट दिए हैं सारे स्टेटमेंट हम देखते हैं। यहाँ पर कुछ बेसिकली जो प्लांट इनके बारे में यहाँ पर दिया गया है। सबसे पहले हम जानते हैं अकारिकी क्या होता है। अकारिकी यहाँ में हम कहें मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी का मीन क्या होता है? मॉर्फी मीनिंग मॉर्फी, यहाँ पर ये ओ नहीं आएगा। ठीक है, मॉर्फी मीन होता है फॉर्म्स, फॉर्म्स या हम कहें रूप। और लोगोस का मीनिंग क्या होता है? लोगोस का मीनिंग स्टडी करना। ठीक है, मॉर्फी का मीनिंग होता है फॉर्म्स और लोगोस या मीनिंग इसका मतलब। ठीक है, या हम कहें विभिन्न जो प्लांट है जैसे अंग है, ऑर्गन है, जैसे कि रूट है, स्टेम है, पत्तियां हैं, पुष्प हैं, फूल हैं, बीज आदि का जो रूप है, उनके कैरेक्टर्स हैं या उनके डेवलपमेंट का स्ट्रक्चर का स्टडी क्या कहलाती है? मॉर्फोलॉजी कहलाती है। ठीक है, मॉर्फोलॉजी में हम किसका स्टडी करते हैं? उनके फॉर्म्स का करते हैं, उनके कैरेक्टर्स का करते हैं और उनके डेवलपमेंट का जो स्टडी करते हैं। ये क्या कहलाती है? ये मॉर्फोलॉजी कहलाती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कुछ जो स्टेटमेंट हैं हमको कर लेते हैं। इसमें कुछ खास स्टेटमेंट नहीं है, लेकिन हम इसको एक बार रीड कर लेते हैं। यद्यपि एंजियोस्पर्म की आकारिकी यहाँ का है मॉर्फोलॉजी अथवा बाह्य संरचना में बहुत विभिन्नता पाई जाती है। यहाँ पर जो आकारिकी है उसका वर्णन किससे किया गया? बाह्य संरचना से में बहुत विविधता पाई जाती है, फिर भी इन उच्च पादपों का विशाल समूह हमें अपनी ओर आकर्षित करता है। इन उच्च पादपों में मूल हैं या हम कहें रूट हैं, स्तंभ हैं, स्टेम है, पत्तियां हैं, पुष्प हैं तथा फलों की उपस्थिति इनका मुख्य अभिलक्षण है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट है अध्याय 2, जो पिछले चैप्टर थे 2 और 3 में हमने पौधों के वर्गीकरण के विषय में अध्ययन किया है, जो आकारिकी तथा अन्य लक्षणों पर आधारित थे। वर्गीकरण तथा उच्च पादपों को भली भांति समझने के लिए अथवा सभी जीवों के लिए हमें संबंधित मानक वैज्ञानिक शब्दावली जो साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी है और मानक परिभाषाओं या जो साइंटिफिक जो डेफिनेशंस हैं उनका ज्ञान की आवश्यकता होती है। ठीक है, हमें विभिन्न पादपों की विविधता जो पौधों में पर्यावरण के अनुकूलन का परिणाम है। हमें विभिन्न पादपों की विविधता जो डायवर्सिटी होती है किसका परिणाम है? वो जो उनके एनवायरनमेंट है उसके एडेप्टेशन का परिणाम है या उसके अकॉर्डिंग वो डायवर्सिटी आई है। पौधों में पर्यावरण के अनुकूल का परिणाम है, जैसे विभिन्न आवासों के प्रति अनुकूलन, अलग अलग जो हैबिटाट्स हैं या आवास हैं उनके प्रति अनुकूलन, उनका संरक्षण, चढ़ना व संचयन आदि के विषय में भी ज्ञान प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। ठीक है, यदि आप किसी खरपतवार को उखाड़ें तो आप देखेंगे कि उन सभी में मूल, तना तथा पत्तियां होती है। उनमें फूल तथा फल भी लगे हो सकते हैं। पुष्पी पादपों का भूमिगत भाग मूल तंत्र कहलाता है, जबकि ऊपरी भाग क्या कहलाता है? परोह तंत्र कहलाता है। ठीक है, अब हम यहाँ से सीधे चलते हैं। इसका एक डायग्राम दिया गया है, उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक सिंपल सा डायग्राम दिया गया है, ये वाला। ठीक है, यहाँ पर इस डायग्राम में यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला क्या है? ये रूट सिस्टम है, मूल तंत्र है। ठीक है, रूट सिस्टम है ये प्लांट का एक बेसिकली जो मॉडल दिया गया है। ये क्या है? रूट सिस्टम। और जो ऊपर वाला पार्ट है ये क्या है? प्रवाह तंत्र है या शूट सिस्टम है।
रूट सिस्टम में क्या इंक्लूड है? रूट सिस्टम में रूट्स इंक्लूड हैं, जिनमें कोई प्राइमरी रूट होती है और सेकेंडरी रूट हो सकती है या टर्सरी रूट भी हो सकती है। तो रूट सिस्टम में क्या इंक्लूड है? रूट्स इंक्लूड है। और जो शूट सिस्टम है इसमें क्या क्या इंक्लूड है? इसमें आपको स्टेम देखने को मिलता है, फ्रूट मिलता है, उसके बाद फ्लावर मिलते हैं, लीव्स मिलते हैं। ये सारे किसके पार्ट हैं? जो शूट सिस्टम के पार्ट हैं। तो यहाँ पर ये हमारा जो बेसिकली यहाँ पर ये क्या है? जहाँ पर लीव्स होती प्रेजेंट, लीव्स का फॉर्मेशन होता है, इसे कहते हैं नोड, ठीक है। और इनका जो बीच वाला पार्ट है, दो नोड के बीच का जो पार्ट होता है वो क्या कहलाता है? इंटरनोड कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये एक बेसिक सा सिंपल सा डायग्राम हमें दिया गया है, ठीक है। इसमें हमने रूट सिस्टम और शूट सिस्टम के बारे में हमने देखा। उसके बाद हमारा जो टॉपिक है आज का इस वीडियो का, मूल या हम इसे कहें रूट, ठीक है। तो यहाँ पर हम समझने की कोशिश करते हैं कि मूल का फॉर्मेशन या रूट का फॉर्मेशन कैसा होता है। उसके लिए हम सिंपल सा एक डायग्राम बनाते हैं। उसमें आपको ये डायग्राम आगे अच्छे से और समझ में आ जाएगा, लेकिन अभी हम यहाँ पर जो बेसिक सी चीज़ें हैं उनके बारे में यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। ये किसी सीड का है, सीड का स्ट्रक्चर है जो क्या है? जर्मिनेट हो रहा है। उसमें दो स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। एक जो जमीन के ऊपर होता है उसे कहते हैं प्ल्यूमोल, ठीक है, या इसे ही कहते हैं प्रांकुर। और जो दूसरा पार्ट जो जमीन के अंदर गहराइयों में जाता है इसे कहते हैं रेडिकल, ठीक है, या इसे कहते हैं मूलांकुर। जो प्रांकुर है या प्ल्यूमूल है ये आगे चलकर डेवलपमेंट होकर किसका फॉर्मेशन करता है? ये शूट सिस्टम का फॉर्मेशन करता है, या हम कहें प्ररोह तंत्र का फॉर्मेशन करता है। और जो मूलांकुर है, ठीक है, रेडिकल है, ये आगे चलकर किसका फॉर्मेशन करेगा? ये आगे चलकर रूट सिस्टम का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। रूट सिस्टम या रूट्स का फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो प्ल्यूम्यूल है वो किसका फॉर्मेशन करेगा? वो शूट सिस्टम का फॉर्मेशन करेगा। और जो रेडिकल है या मूलांकुर है वो किसका फॉर्मेशन करेगा? रूट सिस्टम का फॉर्मेशन करेगा। यहाँ पर इसके आधार पर ही जो रूट्स हैं उनको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, टाइप्स, ठीक है। तो रूट्स टू टाइप की होती है मेनली, अगर हम देखें। पहला है टेप रूट, या इसे कहते हैं मूसला मूल। और दूसरी होती है एडवेंशियस रूट, एडवेंटिशियस रूट। ठीक है, यह दो टाइप के रूट्स आपको यहाँ पर देखने को मिले। इसको कहते हैं अपस्थानिक रूट या मूल, ठीक है। यहाँ पर समझने की बात यह है कि हमने देखा कि जो रूट सिस्टम है उसका फॉर्मेशन किससे होता है? रेडिकल से होता है, ठीक है। तो यहाँ पर वही पॉइंट है कि जिन रूट्स का फॉर्मेशन रेडिकल से होता है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं टेप रूट्स, ठीक है। तो टेप रूट्स का फॉर्मेशन किससे होगा? रेडिकल से होगा, ठीक है। जिनका फॉर्मेशन रेडिकल से होता है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें टेप रूट कहते हैं। और रेडिकल्स को छोड़कर प्लांट के किसी और पार्ट से अगर रूट्स का फॉर्मेशन होता है तो उस टाइप के रूट्स को क्या कहते हैं? उस टाइप के रूट्स को अपस्थानिक रूट या एडवेंटिशियस रूट्स कहते हैं। इनका फॉर्मेशन रेडिकल से नहीं होगा, ठीक है। यहां पर लिख लेते हैं फ्रॉम पार्ट ऑफ other
देन रेडिकल। ठीक है, ये क्या कहलाती है? तो यहाँ पर हमारा जो पॉइंट है वो ये है कि जो टेप रूट है उनका फॉर्मेशन किससे होता है? रेडिकल से होता है। और जो एडवेंटिशियस रूट है इसका फॉर्मेशन किससे होगा? जो रेडिकल को छोड़कर प्लांट के किसी दूसरे पार्ट जैसे कि स्टेम से हुआ, लीव से हुआ, इनका फॉर्मेशन अगर इससे होता है तो वो रूट किस टाइप की होगी? वो एडवेंटिशियस रूट होगी। ठीक है, यहाँ पर यही सिंपल सा पॉइंट है, यहाँ पर यही हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो स्टेटमेंट दिए गए हैं हम उन्हें क्लियर करते हैं। अधिकांश द्विबीजपत्री पादपों में, द्विबीजपत्री मीनिंग डाइकोट, जिनमें 2 कोटिलेडोन होते हैं। यहाँ पर ये हमने ये दो कोटिलेडोन इसमें प्रेजेंट हैं। अधिकांश द्विबीजपत्री, यहाँ पर वर्ड है अधिकांश, इसका मीनिंग ये सकते हैं, ये भी है कि टेप रूट किसमें पाई जाती है? एक बीजपत्री में भी पाई जाती है। तो यहाँ पर जो टर्म है अधिकांश, द्विबीजपत्री पादपों में मूलांकुर के लंबे होने से, यहाँ पर देखिए आप किससे? मूलांकुर से लंबे होने से प्राथमिक मूल बनती है। क्या बनती है? प्राथमिक मूल बनती है जो मिट्टी में उगती है। इसमें पार्श्वीय मूल होती है जिन्हें द्वितीयक तथा तृतीयक मूल कहते हैं। प्राथमिक मूल तथा इनकी शाखाएं मिलकर किसका निर्माण करती है? मूसला मूल बनाती है, या हम इसे कहें टेप रूट बनाती है। तो यहाँ पर हम जो से ये रेडिकल है, ये रेडिकल आगे चलकर किसका फॉर्मेशन कर लेता है? इस प्रकार की रूट का फॉर्मेशन करता है। तो ये रूट कौन सी है? ये प्राइमरी रूट है। ठीक है, प्राइमरी रूट है। इसके पास अगर इसमें आसपास ऐसे मूल का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है, ये कैसी रूट है? ये सेकेंडरी रूट है। और इससे आगे ऐसे रूट का फॉर्मेशन होता है तो ये टर्सरी रूट है। ठीक है, तो इस प्रकार का एक सिस्टम बना लेती है। ये क्या होती है? पार्श्वीय मूल है। ये कौन सी है? ये पार्श्वीय मूल है या लेटरल रूट्स हैं, पार्श्वीय मूल है। इनमें पार्श्वीय मूल होती है जिन्हें द्वितीयक तथा तृतीयक मूल कहते हैं। प्राथमिक मूल की इन शाखाएं मिलकर किसका निर्माण करती है? मूसला मूल का। तो ये हमारा जो स्ट्रक्चर है ये किसका, कौन सी प्रकार के रूट है? टेप रूट है। ठीक है, तो टेप रूट का फॉर्मेशन किससे होता है? रेडिकल से होता है, मूलांकुर से होता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है सरसों का पौधा। सरसों के पौधे में किस टाइप की रूट देखने को मिलती है? टेप रूट आपको देखने को मिलती है। यहाँ पर नेक्स्ट स्टेटमेंट है, एक बीजपत्री पौधों में प्राथमिक मूल अल्पायु होता है। जो एक बीजपत्री प्लांट है या मोनोकोट है, ये तो डाइकोट थे और मोनोकोट प्लांट है, उनमें होता क्या है कि जो प्राथमिक मूल है वो कैसा होता है? अल्पायु होता है। कैसा होता है? अल्पायु होता है। उसके स्थान पर अनेक मूल निकल जाती है। ठीक है, ये रेडिकल है, इससे क्या निकल जाती है? अनेक सारी ऐसे निकल जाती है। ठीक है, इसकी प्राथमिक मूल है जो प्राइमरी ये कैसी होती है? अल्पायु होती है। अनेक सारी मूल निकल जाती है। ये मूल तने के आधार से निकलती है। इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें झकड़ा मूल कहते हैं, या इन्हें ही क्या कहते हैं? इन्हें ही कहते हैं, इसका एक सिंपल सा नाम है, इन्हें फाइब्रस रूट इनको कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के रूट को क्या कहते हैं? इस प्रकार के रूट को फाइब्रस रूट कहते हैं। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल है गेहूं का पौधा, वीट प्लांट। ठीक है, गेहूं का पौधा इसका एग्जाम्पल है। उदाहरण के लिए झकड़ा मूल कहते हैं, उदाहरण के लिए गेहूं का पौधा है। यहाँ पर आप समझ सकते हैं, यहाँ पर एक डायग्राम दिया हुआ है ये वाला। इन्हें कहते हैं तंतुक मूल कहते हैं, या इन्हें ही कहते हैं फाइब्रस रूट। ठीक है, और उसके बाद कुछ पौधों में, जैसे कि घास तथा बरगद में, कुछ पौधे ऐसे होते हैं, कुछ पौधे जैसे घास है, बरगद है, में मूल जो रूट है मूलांकुर के बजाय पौधे के अन्य भाग से निकलती है। तो जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था एडवेंटिशियस रूट के बारे में, वही है कि मूलांकुर के बजाय
पौधे के अन्य भाग से निकलती है, इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें अपस्थानिक मूल कहते हैं, या इन्हें क्या कहते हैं, एडवेंटिशियस रूट इनको कहते हैं। ठीक है, हमने ये पहले ही कंप्लीट कर लिया था यहाँ पर कि जो रूट्स रेडिकल को छोड़कर किसी दूसरे पार्ट से इसका फॉर्मेशन होता है तो उन्हें क्या कहते हैं, उनको कहते हैं एडवेंटिशियस रूट। ठीक है, यहाँ पर हमारे चारों स्टेटमेंट क्लियर होते हैं। मूल तंत्र का प्रमुख कार्य, जो मूल सिस्टम है उसका प्रमुख कार्य क्या है, पानी तथा खनिज लवणों का अवशोषण। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्या है, पानी तथा खनिज लवणों का अवशोषण करना या मिनरल्स और वाटर का एब्जॉर्प्शन करना। उसके साथ पौधों को मिट्टी में पकड़ जकड़ कर रखना। ठीक है, और खाद्य पदार्थों का संचयन करना, और जो फूड है उनका भी स्टोरेज करना होता है। जब हम रूट मॉडिफिकेशन पढ़ेंगे तब आपको ये सारी चीजें हम वहां पर बताएंगे। तथा पादप नियमों का संश्लेषण करना, जो प्लांट हार्मोन है उनका भी सिंथेसिस करना। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारे वर्क है, पहला कि मूल सिस्टम वाटर का एब्जॉर्ब करता है, मिनरल्स का एब्जॉर्बन करता है, और प्लांट्स को जकड़े या बनाए रखता है मिट्टी में, उससे जकड़ कर रखता है, खाद्य पदार्थों का संचयन करता है, और किसका सिंथेसिस, पादप नियामकों का संश्लेषण करना या प्लांट हार्मोन को सिंथेसिस करना। यह रूट्स के इंपॉर्टेंट वर्क हैं या इंपॉर्टेंट कार्य हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने समझी। उसके बाद यहाँ पर जो रूट्स दे रखे हैं उनके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर जैसे कि हमने टेप रूट के बारे में, ये क्या है, उसकी मुख्य रूट है या इसको कहते हैं प्राइमरी रूट, और ये यहाँ पर निकली हुई है, ये कैसी है, ये लेटरल रूट्स हैं, और ये किसका है, मोसला मूल। और दूसरा फाइब्रस रूट है, और यहाँ पर देख सकते हैं कि ये किसी स्टेम से यहाँ पर निकली हुई है रूट्स, ये कैसी है, ये अपस्थानिक रूट्स। ठीक है, तो यहाँ पर ये दिया गया था, इसके बारे में हम डिस्कस किया। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है मूल के क्षेत्र, कि जो मूल है उसमें कौन कौन से क्षेत्र इसमें प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर इसको समझने से पहले यहाँ पर एक डायग्राम दिया गया है, हम पहले इसे समझते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा सारा पार्ट क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो सबसे टॉप में प्रेजेंट है, यहाँ पर प्रेजेंट है रूट मूल गोप या रूट केप। ठीक है, ये और ये वाला जो पार्ट है मेरिस्टेमी सक्रियता क्षेत्र, या इसे ही कहते हैं मेरिस्टेमिक एक्टिविटी रीजन। ठीक है, और उसके बाद उसके जस्ट ऊपर प्रेजेंट होता है इलोंगेशन रीजन ऑफ इलोंगेशन। ठीक है, और उसके जस्ट ऊपर प्रेजेंट होता है परिपक्व क्षेत्र या रीजन ऑफ मैच्योरिटी। मैच्योरेशन। ठीक है, और जो रीजन ऑफ मैच्योरेशन होता है, यहाँ पर सिंपल से जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है इन्हें कहते हैं मूल रोम या रूट हेयर्स। ठीक है, तो ये इसके पार्ट हैं। पहला पार्ट है मेरिस्टेमिक रीजन, दूसरा है इलोंगेशन रीजन, और तीसरा है रीजन ऑफ मैच्योरेशन। ठीक है, और ये जो पार्ट है रूट केप, ये इसको सुरक्षा करता है, मेरिस्टेमिक एक्टिविटी रीजन की सुरक्षा करता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये देखा, यहाँ पर हम आगे यहाँ पर जो स्टेटमेंट है उनको क्लियर करते हैं। ठीक है, मूल का शीर्ष अंगुलित जैसे मूल गोप से ढका रहता है। जो मूल का शीर्ष होता है या टॉप होता है वो किससे कवर्ड रहता है, मूल गोप से कवर्ड रहता है। ठीक है, किससे कवर्ड है, रूट केप से। क्या हम कहें, टोपी होती है, रूट केप होती है, जिसे कहते हैं मूल गोप से ढका रहता है। यह कोमल शीर्ष की तब रक्षा करता है जब मूल मिट्टी में अपना रास्ता बनाए रही होती है। ठीक है, यह रूट की क्या कर प्रोटेक्ट करके रखता है। जो मेरिस्टेमिक एक्टिविटी से रीजन है
उसको प्रोटेक्ट करके रखता है। कौन? मूल को। ठीक है, तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट अच्छा है कि ये किसके मेरिस्टेमिक एक्टिविटी जो रीजन है उसके क्या उसको रक्षा करता है या उसको प्रोटेक्ट करके रखता है जब मिट्टी में अपना रास्ता बना रही होती है। ठीक है, जो मूल गोप के कुछ मिलीमीटर ऊपर मेरिस्टेमिक क्रियाओं का क्षेत्र होता है। मेरिस्टेमिक क्रियाओं का क्या होता है? क्षेत्र होता है। इस क्षेत्र की कोशिकाएं बहुत छोटी, ठीक है, जो मेरिस्टेमिक रीजन है उस सेल, वहां की सेल कैसी होती है? पहली बात तो सेल छोटी होती है, ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है पतली भित्ति वाली होती है। इनके सेल की जो वॉल है वो कैसी होती है? थिन वॉल होती है, और तथा इनमें सघन प्रोटोप्लाज्म होता है। सघन प्रोटोप्लाज्म होता है जो उनमें बार बार विभाजन होता है। इनमें क्या होता है? बार बार ये डिवाइड करती है। ठीक है, यहाँ पर ये स्टेटमेंट, इसका स्टेटमेंट खत्म हो गया। तो यहाँ पर जो रीजन है मेरिस्टेमिक रीजन है, ये वाला रीजन, इस पार्ट की जो सेल्स हैं स्मॉल सेल हैं, छोटी सेल है। ठीक है, और दूसरा पॉइंट है, पहले बात तो सेल छोटी है और उसके बाद इनकी जो वॉल है वो कैसी होती है? थिन होती है या पतली होती है, थिन वॉल्ड होती है। और इनका जो मेरिस्टेम है वो कैसा, जो सॉरी प्रोटोप्लाज्म है वो कैसा है? डेंस प्रोटोप्लाज्म है, जिसके कारण ये क्या होती है? ये रैपिडली डिवाइड होती है। रैपिडली और ग्रोथ करती है। ठीक है, रैपिडली डिवाइड होती है सेल। यहाँ पर जो मेरिस्टेमिक एक्टिविटी रीजन है इसका जो पॉइंट्स हैं याद रखना है। स्मॉल छोटी सेल होती है, थिन वॉल होती है, पतली होती है, और डेंस, जिसको प्रोटोप्लाज्म कैसा होता है? डेंस प्रोटोप्लाज्म होता है। ये किस में हेल्प करता है? इन सेल्स को डिवाइड करने में हेल्प करता है। प्रोटोप्लाज्म बहुत डेंस होता है तो जो सेल्स हैं वो डिवाइड होती है। ठीक है, उसके बाद इसके ऊपर का, जस्ट ऊपर का क्षेत्र होता है जिसका काम होता है, यहाँ की सेल्स बहुत लंबी होती है। ठीक है, इसलिए यह पार्ट जो रूट है उसको इलोंगेशन या लंबा करने में हेल्प करता है। तो जो नेक्स्ट पॉइंट है वो हम डिस्कस करते हैं। इस क्षेत्र के समीपस्थ स्थित कोशिकाएं शीघ्रता से लंबाई में बढ़ती है। इसके ऊपर वाला जो क्षेत्र है वो रीजन ऑफ इलोंगेशन शीघ्रता में लंबाई में बढ़ती है और मूल की मूल को लंबाई में बढ़ाती है। इस क्षेत्र को क्या कहते हैं? इस क्षेत्र को कहते हैं दीर्घीकरण क्षेत्र। यहाँ पर ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या, जो रीजन है वो रैपिड इलोंगेशन करती है। यहाँ की सेल्स लंबी से जल्दी से लंबी हो जाती है। तो रूट की लंबाई में बढ़ाना किसमें, कौन सा रीजन हेल्प करता है? रूट रीजन ऑफ इलोंगेशन वाला है रीजन, इसमें हेल्प करता है, या एनलार्जमेंट। ठीक है, उसके बाद जस्ट ऊपर वाला क्षेत्र, यहाँ की सेल्स हैं वो कैसी हो जाती है? मेच्योर हो जाती है या डिफ्रेंशिएट हो जाती है किसी फंक्शन को करने के लिए। दीर्घीकरण क्षेत्र की कोशिका में विविधता तथा परिपक्वता आती है। जो यहाँ की जो क्षेत्र है रीजन ऑफ एलिंगेशन क्षेत्र में, इनमें क्या आ जाती है? डाइवर्सिटी हो जाती है, विविधता हो जाती है तथा परिपक्व या मेच्योरिटी आ जाती है। इसलिए दीर्घीकरण के समीप स्थित क्षेत्र को क्या कहते हैं? परिपक्व क्षेत्र कहते हैं या मैच्योरेशन रीजन ऑफ मैच्योरेशन कहते हैं। इस क्षेत्र से बहुत पतली तथा कोमल धागे की तरह संरचनाएं निकलती है जिन्हें मूल रोम कहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर निकल रही है, तो ये क्या है? ये मूल रोम है। ये मूल रोम मिट्टी से पानी तथा खनिज लवणों का अवशोषण करते हैं। ये रूट, यही क्या अवशोषित करते हैं? ये रूट हेयर क्या जो वाटर है और जो मिनरल्स है उसका रीअब्जॉर्प्शन करते हैं, एब्जॉर्प्शन करते हैं। यहाँ पर जो एनसीईआरटी है ये 2023 की हमने जो एनसीईआरटी की वेबसाइट है उससे डाउनलोड की हुई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो एनसीईआरटी है मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स वो यहाँ पर मिसिंग है, वो इसमें नहीं दिया गया है। तो हम इसका जो नेक्स्ट वीडियो है वो सेपरेट वीडियो इसका बनाकर आपको प्रोवाइड कर देंगे। लेकिन यहाँ पर हमने जो नेक्स्ट पॉइंट जो जो इस पैराग्राफ है वो स्टेम को लेकर है, तो इनमें मॉडिफिकेशन ऑफ रूट इसमें मिसिंग है या इसको इसमें एनसीईआरटी से हटा दिया गया है। तो हम इसका अलग से एक सेपरेट वीडियो बनाकर आपको प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जो रूट के रीजन, हमने 3 रीजन देखे।
पहला मेरिस्टेमिक सक्रियता क्षेत्र है, मेरिस्टेमिक एक्टिविटी क्षेत्र। यहाँ पर सेल्स कैसी होती है, स्मॉल होती है, थिन वॉल्ड होती है और डेंस प्रोटोप्लाज्म वाली थी, और ये क्या रेपिडली डिवाइड होती है। उसके बाद दीर्घीकरण क्षेत्र है, रेपिड इलोंगेशन करता है, ठीक है, और रूट की लंबाई में फॉर्मेशन लंबाई होने में हेल्प करता है। रीजन ऑफ मेचुरेशन, ठीक है, मेचुरेशन का रीजन है, यहाँ पर सेल डिफ्रेंशिएट हो जाती है और मेच्योर हो जाती है। तो यहाँ पर इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, हम उनको हाईलाइट कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको ये याद होना चाहिए कि जो मूलांकुर है वो किसका फॉर्मेशन करता है, मूसला मूल का या टेप रूट का फॉर्मेशन करती है। तो ये वाला इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, या यहाँ पर आप ये कर सकते हैं। एक बीजपत्र, और इसका एग्जाम्पल आपको याद रखना है कि मूसला मूल किस में पाई जाती है, सरसों में पाई जाती है। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है, और फाइब्रस रूट किस में पाई जाती है, फाइब्रस रूट गेहूं के पौधे में पाई जाती है। तो ये वाला स्टेटमेंट अच्छा है। उसके बाद यहाँ पर ये मूलांकुर के बजाय पौधे के किसी दूसरे भाग से निकलती है, तो उसे क्या कहते हैं, अपस्थानिक रूट कहते हैं। ये स्टेटमेंट आपको याद होना चाहिए, ठीक है। कुछ पौधों में घास तथा बरगद में मूलांकुर की बजाय मूलांकुर को छोड़कर किसी दूसरे पार्ट से रूट का फॉर्मेशन होता है। एग्जाम्पल दिए गए हैं, घास दिया गया है और दूसरा बरगद दिया गया है। जब हम आगे पढ़ेंगे तब हमें पता चलेगा कि जो रूट्स हैं उन्हें, बरगद में जो लंबी रूट्स पाई जाती है उन्हें क्या कहते हैं, प्रोप रूट्स उनको कहते हैं, ठीक है। मूल तंत्र के प्रमुख कार्य, ये आपको जरूर याद होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पर स्टेटमेंट चारों बहुत अच्छे स्टेटमेंट बन रहे हैं, ठीक है। और ये एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि यहाँ पर क्वेश्चन यही बन सकता है कि कौन सा वर्क रूट का नहीं है। उसमें से सबसे ज्यादा मिस करेंगे बच्चे वो ये वाला करेंगे, ठीक है। तो इसको जरूर याद रखना, पादप नियमों का संश्लेषण करना। आपको ये सब पता है कि पहले ये वाला पहला स्टेटमेंट ये है कि मूल तंत्र का प्रमुख कार्य मिट्टी से पानी व खनिज लवणों का अवशोषण करना है, ठीक है। उसके साथ जो दूसरा स्टेटमेंट ये है कि पौधों को मिट्टी में जकड़ कर रखना, ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट ये है। और तीसरा है जो वो है खाद्य पदार्थों का संचयन करना, ये भी रूट करती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये तीनों पॉइंट, और लास्ट है पादप नियामकों या हार्मोन्स होते हैं, प्लांट हार्मोन, उनका सिक्रेशन करना। तो ये 4 पॉइंट्स हैं रूट्स के जो वर्क हैं, इनको आप याद रखना। उसके बाद मूल गोप के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पर जो मूल गोप का कार्य क्या है, मूल गोप किसकी सुरक्षा करता है, मेरिस्टेमिक रीजन की सुरक्षा करता है, ठीक है, रक्षा करता है। तो हम इसको पूरा ही हाईलाइट करते हैं, ठीक है। उसके बाद मूल गोप के ऊपर वाला क्षेत्र कौन सा होता है, मेरिस्टेमिक एक्टिविटी क्षेत्र होता है। इस क्षेत्र की जो रीजन है, इसमें कोशिकाओं के बारे में यहाँ पर इसको इतना हाईलाइट करते हैं। मेरिस्टेमिक क्रियाओं का क्षेत्र होता है, इस क्षेत्र की कोशिकाएं बहुत छोटी पतली भित्ति वाली होती है तथा सघन प्रोटोप्लाज्म होता है, इनमें बार बार विभाजन होता है, ठीक है। और इसके ऊपर की जो सेल्स होती है वो कैसी होती है, वो इलोंगेशन वाला पार्ट है, ये आप हाईलाइट खुद कर लीजिएगा, ठीक है। इसको क्या लंबाई में बढ़ाती है, इस क्षेत्र को दीर्घा क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। उसके बाद का जो क्षेत्र है वो क्या है, परिपक्वन क्षेत्र है, या इसको कहते हैं। इस क्षेत्र में क्या प्रेजेंट होते हैं, धागे के टाइप थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर निकलती है, जिन्हें क्या कहते हैं, मूल रोम। और मूल रोम ही मिट्टी से पानी तथा खनिज का अवशोषण करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा एनसीईआरटी का आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक था, मूल रोम, इसका मूल, ठीक है। इसको हमने कंप्लीट किया। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टेम के बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू। यहाँ पर जो मॉडिफिकेशन है वो शायद पूरा ही रिमूव कर दिया गया है इसमें। यहाँ पर स्टेम मॉडिफिकेशन का पार्ट था, वो भी उससे भी रिमूव कर दिया गया है। सीधा यहाँ पर हमें लीव्स ही दिखा दी गई है, ठीक है। तो लेकिन हमें उसको एक अलग वीडियो बनाकर मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो थैंक यू। और प्लीज़ अपने सभी जो हिंदी मीडियम हैं उनके फ्रेंड्स को वीडियो शेयर कीजिए।